2015 में एक मूवी आई बाहुबली द बिगिनिंग और उस मूवी ने प्रभास को पैन इंडिया क्या एज अ ग्लोबल स्टार एस्टैब्लिश कर दिया और ऑलरेडी उनकी जो फैन फॉलोइंग थी उसे कई गुना बढ़ा दिया। और उसके बाद लोगों ने आराम से 2 साल वेट भी किया बाहुबली 2 आने का और प्रभास के स्टारडम ने भी बाहुबली की तरह ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पर उसके बाद साहो, राधेश्याम और आदि पुरुष का जो हाल हुआ उस पे प्रभास के स्टारडम पे भी सवाल उठने लगे और इवन ये तक कहा जाने लगा कि प्रभास को सिर्फ तेलुगु फिल्म्स पे ही फोकस करना चाहिए, पैन इंडिया मूवीज पे नहीं। पर फिर आया सलार का टीजर और उम्मीद भी वापस आने लगी कि शायद ये प्रभास की कमबैक मूवी हो सकती है। पर जब रिलीज डेट पोस्टपोन हुई और इसका ट्रेलर भी आया तब भी सिचुएशन 50-50 लग रही थी कि पता नहीं 3 घंटे की मूवी में ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे प्रभास का कमबैक हो सके। तो पिक्चर फाइनली रिलीज हो गई और वो भी एक नहीं 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेजेस में। तो स्टोरी है एक फिक्शनल किंगडम खानसार की जहाँ पे 2 दोस्त हैं, देवा और वर्धा, और उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई चीज नहीं तोड़ सकती। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से दोनों को अलग होना पड़ता है और खानसार की भी अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जिसकी वजह से उस किंगडम को हर कोई हासिल करना चाहता है। अब अगर किंगडम चाहिए तो उसके लिए जंग तो होगी और उस जंग के मेन कैरेक्टर्स ही ये दोनों दोस्त होंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी पैरेलल बैक स्टोरीज चलती रहती है जिसे समझने के लिए आपको एक एक फ्रेम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी की लेयरिंग ही इस तरह से की गई है कि सिंपल सी स्टोरी को भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बनाया गया है, जैसे कि डायरेक्टर प्रशांत नील का स्टाइल ही है। और ऐसा हमें केजीएफ में भी देखने को मिला ही था। तो इतने सारे कैरेक्टर्स और बैक स्टोरीज को फॉलो करने के लिए एज अ व्यूअर आपको हर एक चीज का ट्रैक रखना पड़ता है। लेकिन वो चीज हुक तो बनाती है पर कहीं ना कहीं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में आप इतना फंस जाते हो कि ध्यान रखना ही मुश्किल हो जाता है कि अच्छा इसका क्या रिलेशन था या इसका इससे क्या कनेक्शन था। और इसका फर्स्ट हाफ तो सिर्फ एक बिल्डअप देने का काम करता है, असली चीज निकल के आती है इंटरवल के बाद जिसमें सारा एक्शन है, सस्पेंस पे सस्पेंस है और ऐसे ऐसे मोमेंट्स है ना जो आपको केजीएफ के साथ साथ बाहुबली की भी याद दिला देंगे। तो पिक्चर का डायरेक्शन ऑफ कोर्स अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग भी सेम जैसे आपको केजीएफ में देखने के लिए मिली थी। इवन केजीएफ में एक चेस सीक्वेंस ऐसा था जिसमें स्क्रीन बार बार ब्लैक हो जाती है और सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर भी लगाया। वो बस मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा क्योंकि वो एक आध बार हो तो अच्छा लगता है लेकिन अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो ओवर लगता है। और सिमिलरली ओवर का अगर मैं बोलूं तो भाई भर भर के स्लो मोशन थे। जब भी प्रभास की एंट्री स्क्रीन पे हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पिक्चर की स्टोरी वैसे ही बहुत धीरे चल रही है और उसमें भी इतने सारे स्लो मोशंस डाल दिए हैं तो वो थोड़ा सा मूवी से डिस्कनेक्ट कर रहा था। बाकी एक्शन के नाम पे फर्स्ट हाफ में आपको जो बिल्ड देखने के लिए मिलता है ना कि प्रभास से सब डर रहे हैं लेकिन रीजन किसी को नहीं पता, पर जो सेकंड हाफ में एक्शन दिखाया गया है वो इसके ए सर्टिफिकेट को एक्सप्लेन कर देता है। सर कट रहे हैं, हाथ कट रहे हैं और प्रभास एज वन मैन आर्मी लड़ रहे हैं सबसे, लेकिन लॉजिक को साइड रख के। एक्शन में स्वैग है, हड्डी टूटने की आवाजें हैं और ये बंदा कुल्हाड़ी से लड़ रहा है लेकिन कोई इसको यहाँ तक भी नहीं छुपा रहा, तो एक खरोच भी नहीं है। तो अब देखो परफॉर्मेंसेस के मामले में प्रभास ने एकदम फोड़ ही डाला है क्योंकि जब वो एकदम एंग्री यंग मैन वाले अवतार में होते हैं ना तो उनकी आंखें काफी होती हैं, उन्हें डायलॉग्स की भी जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ है क्योंकि इनके डायलॉग्स पिक्चर में सिर्फ एक ही लाइन में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक आधे सीन में उन्होंने 3 से 4 लाइनें बोली है और वो एक वाव मोमेंट था। और जितने भी फ्रेम्स में पृथ्वीराज उनके साथ हैं वो शॉट्स ही एकदम अलग थे। मैं पेशेंटली वेट कर रही थी कि कब दोनों एक साथ स्क्रीन पे दिखाई देंगे और जब भी वो दिखाई दिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे। पृथ्वीराज का परफॉर्मेंस भी एकदम टॉप पे था और बाकी साथ में जितने भी एक्टर्स थे सबका परफॉर्मेंस अच्छा था। थोड़ा सा श्रुति हासन का मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बाकी एक्टर्स का भी काम कर दिया थोड़ी ज्यादा एक्टिंग करके, पर ठीक है। और मूवी के स्टार्टिंग में ना एक स्पेशल थैंक्स था, तो जब वो नाम आया एक्टर का तो लगा कि क्या कोई सीन होगा मूवी में, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो वो क्यों था थोड़ा सा अनक्लियर है, बाकी शायद सेकंड पार्ट में देखने के लिए कुछ मिल जाए। अब देखो पिक्चर के बारे में अच्छा क्या क्या है, इसकी कास्ट काफी अच्छी है, ओवरऑल जो स्टोरी है और सेकंड पार्ट के लिए जैसे टेम्प्ट करती है वो भी अच्छी है। बाकी प्रभास को ऐसे अवतार में देखना, इतना मासी एक्शन करते हुए देखना, वो इतने टाइम बाद देखना काफी अच्छा था। और जो स्पेशली इस मूवी में कहीं कहीं पे कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जैसे कि ये वाला सीन, वो जो रिजेम्बलेंस दिया गया, जो थॉट था उस शॉट के पीछे एब्सोल्युटली कमेंडेबल। और डायरेक्टर प्रशांत नील का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो बिल्ड ही ऐसे करते हैं कि वो ऑडियंस को उस दुनिया में ही लेके चले जाते हैं और इसीलिए जो उनका स्टोरी टेलिंग है वो इतना बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे देखने को मिलता है। बस यहाँ पे भी जो कनेक्शन केजीएफ में दिखाया गया था जैसे माँ बेटे के बीच में रिलेशनशिप और रॉकी भाई को गरीबों का मसीहा दिखाया गया था, यहाँ पे भी माँ बेटे का रिलेशनशिप है और दोस्ती को इस बार एक्सप्लोर किया है। लेकिन वो इमोशंस इतनी हार्ड हिट नहीं करते जितने की केजीएफ में किए
थे। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं केजीएफ से बार बार क्यों कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि केजीएफ मूवी जिस टाइप से आई थी उसने अपना एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया और सलार भी उसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। सिमिलरली बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक को लेके भी जो हाई एक्सपेक्टेशन केजीएफ ने सेट कर रखी है वो सलार से पूरी नहीं होती। कहीं कहीं पे तो बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम फिट बैठता है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा लाउडर और अननोइंग भी हो जाता है। तो ओवरऑल उस हिसाब से पिक्चर में ड्रामा काफी ज्यादा है पर एक्शन उसके हिसाब से कम है। पर हाँ, वायलेंस की कोई कमी नहीं है। प्रभास को एकदम खून में लिपटा हुआ दिखाया है और कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, लेकिन इसके सेकंड पार्ट का टाइटल जरूर है। और जो क्लाइमैक्स है वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पूरी पिक्चर में आप वेट करते हो कि हाँ अब स्टोरी थोड़ी सी अनफोल्ड होगी और आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या पार्ट चल रहा है, पर तभी आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में आना। और एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसमें केजीएफ का कोई कनेक्शन है, तो सैडली नहीं, इसमें केजीएफ का कोई कनेक्शन अभी तक तो कोई नजर नहीं आया है। सेकंड पार्ट में कुछ कनेक्ट कर दें किसी तरह से तो कह नहीं सकते। अदरवाइज ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक एक्शन लवर हो, मासी एक्शन देखना पसंद है लॉजिक को साइड हटा के, और अगर प्रभास या पृथ्वीराज के डाई हार्ड फैन हो तो ये मूवी आप मिस मत करना, क्योंकि उसी हिसाब से आपको वो एलिवेशन सीन्स देखने के लिए मिलेंगे जो आप चाहते हो। बट क्या ये मूवी केजीएफ के लेवल की या उससे अच्छी है, तो मैं कहूंगी कि नहीं। केजीएफ का लेवल कुछ और ही था और उसी सेम फॉर्मेट पे बनी सलार इतना कुछ नया ऑफर नहीं करती। बाकी अगर आपको खून खराबा नहीं पसंद है, किसी के बॉडी पार्ट्स कटते हुए नहीं देखना चाहते, तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे इजीली स्किप कर सकते हो। मेरे लिए तो ये एक वन टाइम वॉच थी और इसके सेकंड पार्ट के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि डंकी देखनी है या सलार देखनी है, तो देखो अगर आपको वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि हाँ एकदम हंसी का माहौल रहे, एकदम लाइट हार्टेड कोई कॉमेडी देखनी है जिसमें आप आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर सको, तो आप डंकी के लिए ऑप्ट करो। लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो तो फिर डेफिनेटली सलार के लिए जाओ। और अगर इनमें से कोई भी मूवी देख चुके हो या दोनों देख चुके हो, तो आपको कौन सी मूवी कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए goodbye. Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from